वेलकम बैक टू द चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद डॉक्टर स्नेहल। आज का विषय है सांची के मुख्य अवशेष, जैसे स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। यह महत्वपूर्ण विषय है। सांची के जो मुख्य आकर्षण है, सांची का महास्तूप, इसके संदर्भ में बात करते हैं। सांची का मुख्य आकर्षण महान स्तूप आज भी अपने अंडाकार रूप में सही सलामत है। भारतीय स्तूप निर्माण कला के उदाहरण के रूप में इससे अच्छा कोई स्तूप आज तक नहीं मिल पाया है। चोटी के पास यह कुछ समतल सा है और यहाँ हर्मिका के मध्य छत्रावली स्थापित की गई है। स्तूप के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा या मेघी है जो प्रदक्षिणा के प्रयोजन से बनी हुई है। एक दूसरा प्रदक्षिणा पथ धरातल पर ही बना है जो चारों तरफ से वेदिका से घिरा हुआ है। इसमें प्रवेश का मार्ग चारों मुख्य दिशाओं में बने तोरणों से है जो शिल्पकारी के अद्भुत नमूने हैं। इस स्तूप का व्यास 36.60 मीटर और छत्रावली व हर्मिका को छोड़कर केवल अंड की अर्थात अंडाकार की ऊंचाई हम देखेंगे तो 16.40 मीटर है। वेदिका अष्टभुजाकार स्तंभों के छेदों में सूचियों को फंसाकर बनाई गई है और उन पर ऊपर से गोल मुंडेर या उसनिश बनी हुई है। इन सूचियों पर यहाँ होने वाले निर्माण में सहयोग देने वाले भारत के विभिन्न भागों के उपासकों का नाम उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सांची में कई लोगों ने बड़ी मात्रा में दान दिया था जिसका यहाँ के निर्माण में उपयोग हुआ। स्तूप का मुख्य आकर्षण इसके नक्काशीदार तोरण है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से सातवाहनों के शासनकाल तक बने थे। इस तथ्य की जानकारी दक्षिणी तोरण के ऊपरी प्रस्तरपात पर उत्कीर्ण एक अभिलेख में मिलती है जो सातवाहन वंश के राजा शातकर्णी के शिल्पियों के मुखिया किसी आनंद की भेंट का वर्णन करता है। वेदिका को तोरणों से जोड़ने वाले अतिरिक्त जाले भी इसी काल में बने थे। स्तूप की आखिरी वृद्धि लगभग 5वीं शताब्दी के बाद हुई है, जब 450 ईस्वी सन में गुप्त वंशीय राजाओं के शासन में 4 बुद्ध प्रतिमाएं स्तंभदार चंदवा के नीचे स्तूप की दीवार के साथ चारों प्रवेश द्वारों की तरफ मुंह किए हुए बनाई गई थी। ये बुद्ध प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा में है और उनके प्रभामंडल पर विस्तार से नक्काशी की गई है तथा दोनों तरफ एक एक सेवक बने हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार गुप्त वंशीय राजाओं के शासनकाल में बुद्ध के प्रतिमाओं का प्रवेश द्वारों पर किया गया कार्य महत्वपूर्ण है। भरूच में सर ए कनिंघम ने महत्वपूर्ण कार्य किया। सर ए कनिंघम के महत्वपूर्ण शोध कार्य से जानकारी मिलती है कि कुछ बौद्ध प्रभावी चिन्हों को पाली नाम दिए गए हैं। एक जगह भगवता धम्मचक्रम ऐसा लिखा है जिसका अर्थ है भगवान बुद्ध का धम्मचक्र। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध चिन्हों पर पाली भाषा का कितना प्रभाव था। सांची के स्तूप संख्या 1 के मुख्य द्वार 4 सिंह के मुख से बनवाए गए हैं। हर मुख अलग अलग तरीके से बनवाया गया है। इस तोरणों पर इन तोरण स्तंभों को एक एक टुकड़ों से बनवाया गया है जो प्रत्येक 1 फुट 9 इंच चौकोना है और जब वह पूरी तरह से बनकर तैयार किया गया तब मुख्य रूप से वह 16 फीट ऊंचा बन गया। इसको दाया बाया और ऊपर नीचे ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। इसके दूसरे भाग में 3 हाथियों की कलाकृतियां दिखाई देगी जिसमें एक मनुष्य को पकड़े हुए, दूसरे में एक महिला को और तीसरे में महिला के साथ एक बच्चे को दर्शाया गया है। तीसरे भाग में 2 घोड़ों का चित्र है। 3 आदमी जिन्होंने भारतीय वेशभूषा परिधान की हुई दिखाई देती है। चौथे भाग में एक पुरुष और एक स्त्री चित्र के द्वारा हरणों के साथ उकारा गया है। यह बहुत ही अप्रतिम चित्रकारी है। सांची के स्तूप संख्या 1 के तोरणों की कलाकृतियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि इन्हें सजाने वाले कारीगर जो थे, यह कारीगरों की कला के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
सांची के स्तूप में पाली भाषा में 2 लाइनें उकेरी गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ यह है कि आर्यक शूद्र के शिष्य बालमित्र ने दान किया है। पश्चिमी तोरण के स्तंभों में से एक स्तंभ का दान इन्होंने ही किया था। सर ए कनिंघम ने अपनी पुस्तक सांची स्तूप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वह इस प्रकार की है। विशाल सांची स्तूप पश्चिम की ओर स्थित है। पूर्व दिशा में फैली हुई चट्टानों को काटकर जमीन को सावधानी पूर्वक समतल बनाया गया है एवं पश्चिम की ओर एक बाहरी दीवार का निर्माण किया गया है। वर्तमान में दिखाई देने वाला बरामदा औसतन पूर्ण रूप से एक समान 150 गज लंबा एवं चौड़ा है। यहाँ मिले स्तंभ भारत में मिलने वाले संपूर्ण बौद्ध स्तूपों की परिधि दीवारों अर्थात रेलिंग, जिसे वेस्टिनी कहा गया है, दिखाई देते हैं। कम से कम इस प्रकार के 40 स्तंभों की गणना की है, किंतु इनमें से कई 1822 में शौकिया खुदाईदारों के द्वारा किए गए विध्वंसपूर्ण उत्खनन के मलबों के नीचे दबे गड़े लगते हैं। सर ए कनिंघम लिखते हैं कि जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है कि इस परिधि दीवार में स्तंभों के मध्य न्यूनतम औसत स्थान 1 फीट है। इस प्रकार कुल स्तंभों की संख्या 61 स्तंभ होनी चाहिए। सर ए कनिंघम ने सांची के स्तूप का वर्णन किया है और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। स्तूप संख्या 2 का महत्व। यह स्तूप पहाड़ी की ढलान पर लगभग 320 मीटर नीचे एक चबूतरे पर बना है और आकार व रूपरेखा में स्तूप संख्या 3 से साम्य रखता है। दोनों में जो भिन्नता है वह केवल तोरण की ही है। तोरण अंडाकार के ऊपरी भाग सीढ़ियों की 4 दीवारी से रहित होने के कारण इसका दर्शन असज्जित सा लगता है। अब केवल धरातल पर बनी वेदिका ही सुरक्षित है। यह स्तूप संख्या 1 से निचली पहाड़ी पर है। इसकी दोहरी सीढ़ियां पूर्व की तरफ दिखाई देती है। वेदिका पर मिले अभिलेखों और नक्काशी की शैली द्वारा इसके निर्माण का काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व का प्रतीत होता है। स्तूप संख्या 2 का यह जो स्तूप है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मिले अभिलेखों की नक्काशी बहुत ही सांची की इस वनाच्छादित पहाड़ी पर नष्ट किए गए अवशेषों के उत्खनन को संरक्षण के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम को 3 हिस्सों में टूटा हुआ मिला। उन्होंने कई प्रवचन सुनते थे। बुद्ध ने स्वयं कहा कि प्रज्ञा और अंतर्दर्शन में सारिपुत्र उनके बाद है और महामोगलायन की समझ सारिपुत्र से अलग है। दोनों ही धम्म शिक्षा देने में बहुत सामर्थ्यवान थे। इसका बुद्ध स्वयं विवेचन से की। इस प्रकार जनरल कनिंघम ने अपने खोज की उपलब्धि को महत्व दिया। इसका कारण यह है कि यह एक धरोहर थी जिसे तलाश और प्रमाण के उपरांत ले जाकर विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखा गया, जहां ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र में प्राप्त ऐसी हजारों धरोहर रखी हुई है। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादी निश्चित ही पुरातात्विक वस्तुओं के संदर्भ में पूरी वर्ष 1851 में अस्थियां मिलने के उपरांत पहाड़ी पर उगे जंगल के कुछ हिस्से को साफ किया गया और पुनर्निर्माण कार्य भी किया गया। फिर भी यहाँ से मिले पावन अवशेष वही लंदन में ही रह गए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन अवशेषों को जांचा परखा और बताया कि यह अवशेष बुद्ध के उन 2 प्रधान शिष्यों के हैं जिनको बहुत महत्व दिया गया था। पास तथा दूर दूर के सांची भ्रमण कर पास के तथा दूर दूर से सांची भ्रमण पर आने वाले तीर्थयात्रियों की विशाल भीड़ दिखाई देती है। इन प्रसिद्ध स्मारकों से ही सांची आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा सांची को विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। स्तूप संख्या 3 के निकट और उसी चौकोनी दीवार के सामने एक दूसरी जी प्लेट परंतु यह केवल एक अवशेषों का ढांचा था
जहाँ कुछ स्मृति अवशेष रखे हुए नहीं थे और जिसका परिणाम बाकी स्तूप संख्या 5 से स्तूप संख्या 8 तक हुआ। इन परिस्थितियों में हमने यह जाना कि सांची के स्तूपों से और कुछ जानकारी हासिल हो सकती है, जिससे सांची के कलाकृतियों के होने के बहुत से संकेत मिल सकते हैं। स्तूप संख्या 6 के निकट एक छोटा चौड़ा विहार दिखाई देता है। यह उत्तर दिशा की ओर है। इस विहार में बुद्ध की मूर्ति का नीचे वाला भाग, यहाँ कमल की पंखुड़ियों और 2 सिंहों का आधार दिया हुआ है। कुटिला के बारे में जानकारी दी गई है और जो बुद्ध के प्रख्यात सिद्धांत ये धम्मा हेतु पभवा को भी दर्शाता है। यहाँ स्थित स्तूप संख्या 6 और उसके निकट निर्माण किए गए विहार में बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। सांची के मुख्य स्तूप के बरामदे में उत्तर पश्चिम की ओर स्थित स्तूप संख्या 2 के लिए सीढ़ियां हैं। वही उत्तर की दिशा की तरफ स्तूप संख्या 3 के मार्ग में सीढ़ियों के भग्नावशेष प्राप्त होते हैं, जो कि सांची ग्राम जाने वाली सड़क में प्रतीत होती है। वही पश्चिमी दीवार के बाहरी और बरामदे के सतह पर लगभग 20 फीट नीचे की ओर एक ठोस चट्टान को एक लंबे सूखे सरोवर के रूप में काटा गया है। इससे और नीचे जाने पर एक विहार के भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं और नीचे की ओर स्तूप संख्या 9, 10 के वृत्ताकार आधार और पूर्व वर्णित पाषाण भांड स्थित है। इस जगह स्तूप संख्या 2 की तरफ सीढ़ियों का एक सुनियोजित स्वरूप भग्नावशेष के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगर आप जाएंगे सांची तो ये सारे स्तूप संख्या 1, 2, 3 तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ 6, 9, 10 भी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार सांची के मुख्य स्तूप के बरामदे से अन्य स्तूपों की ओर जाने वाले जो मार्ग है, इन मार्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है और वहां बनी आकृतियों का वर्णन भी किया गया है। प्रवेश द्वार है जिसे तोरण कहा जाता है। इन चारों तोरणों में से दक्षिण तोरण का मुख्य प्रवेश द्वार होना यहाँ स्थापित अशोक के स्तंभ के अतिरिक्त प्रदक्षिणा पथ की सीढ़ियों के भी इसी तरफ होने से प्रतीत होता है। तोरणों पर हम देखते हैं तो तोरणों पर उनके भेंटकर्ताओं के नाम भी उत्कीर्ण है। पश्चिमी तोरण का दक्षिणी स्तंभ तथा दक्षिणी तोरण का मध्य प्रस्तर पर बाल मित्र की भेंट है, यह हमने देखा था। इसी प्रकार कुरारा के निवासी माननीय नागप्रिय पूर्वी तोरण के दक्षिणी स्तंभ और पश्चिमी तोरण के उत्तरी स्तंभ के दानकर्ता थे। समय का प्रभाव दक्षिणी तोरण पर सबसे अधिक पड़ा, जबकि उत्तरी तोरण सबसे अच्छी हालात में दिखाई देता है। उनके मूल अलंकारिक गुण तोरणों की प्राचीन सुंदरता का आभास देते हैं। इनके शिल्पी मुख्यतः हाथीदांत आदि का काम करने वाले कारीगर थे। यह तथ्य दक्षिण के पश्चिमी स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है, जो बताता है हाथीदांत के कारीगरों का किया हुआ है। तोरणों का अलंकरण विदिशा के हाथीदांत के कारीगरों का किया हुआ है। सांची के प्रत्येक तोरणों पर की गई कलाकृति को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के कारीगर की कला काफी उन्नत थी। प्रत्येक तोरण में 2 चौकोर स्तंभ है, हाथी या तोंदल कहते हैं, इनके समूह से अभिषिक्त है, जिन्होंने 3 चक्राकार प्रस्तरपादों जिनके किनारे कुंडलिक दिखाई देंगे, इनको सहारा दिया है। 8.53 मीटर है। प्रस्तरपादों के मध्य, जो कि एक दूसरे से 4 चौकोर शिलाखंडों द्वारा अलग है, 3 नक्काशीदार छोटे स्तंभ डाल दिए गए हैं। इनके बीच का खाली स्थान दोनों तरफ को मुंह किए हुए हाथी या घुड़सवारों से भरा हुआ दिखाई देता है। स्तंभों के शीर्ष फलक बहिर्विष्ट तथा सबसे निचले प्रस्तरपाद के किनारों को
सहारा देते हुए शाल भंजिकाओं की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती है। और ये शाल भंजिकाओं की मूर्ति बहुत ही सुंदर अप्रतिम है। प्रस्तरपात के किनारों के मध्य के खाली स्थान को इसी प्रकार की परंतु कुछ छोटी मूर्तियों से भरा गया है। जबकि मरगोल पर हम देखते हैं तो सिंह या हाथी सवार खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार सांची के जो 4 प्रमुख तोरण द्वार है अत्यधिक अनमोल एवं दर्शनीय है। जैसा कि ये तोरण द्वार विभिन्न घरेलू एवं धार्मिक उत्सवों के चित्रों से परिपूर्ण है। हम प्रत्येक तोरण द्वार को देखेंगे तो 2 वर्गाकार स्तंभों जो कि 2 फीट 3 इंच मोटे और 13 फीट 8 इंच ऊंचे निर्मित है। पश्चिमी द्वार के स्तंभों में 4 मानव आकृतियां उत्कीर्ण है। वही दक्षिण द्वार पर 4 हाथी अंकित है। द्वार की कुल ऊंचाई 18 फीट 2 इंच और चौड़ाई 7 फीट 1 इंच है। ऊपरी जो प्रस्तर पाद है इसके मध्य में एक धम्म चक्र है जिसके बगल में चावर लिए हुए यक्ष और सूक्ष्मता से नक्काशी किए हुए त्रिरत्न बने हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिज्म का हम अध्ययन करते हैं जो बुद्ध धम्म और संघ के प्रतीक माने जाते हैं। निचले प्रस्तर पाद पर हम देखते हैं तो अधोभाग में कमल की कतार उत्कीर्ण की गई है। दहलीज का ऊपरी भाग गोलाकार चित्र द्वारा मध्य में और दो अर्ध गोलाकार चित्रों द्वारा किनारे पर सजाया गया दिखाई देता है। इन चित्रों के बीच में फालिकाएं बनी हुई है। इस प्रकार तोरण की पूरी सतह विभिन्न दृश्य और अलंकारों की नक्काशी से भरी पड़ी है। यहाँ की शिल्पकारी काफी उन्नत और उच्च कोटि की प्रतीत होती है। उसी तरह सजीव भी प्रतीत होती है। समस्त तोरणों व वेदिकाओं पर लाल रंग इस्तेमाल किया हुआ है जिसका कुछ अंश पूर्वी तोरण और उसी के साथ की जो वेदिका है इन वेदिकाओं पर आज भी देखने को मिलता है। आप जाएंगे तो इन तोरण द्वारों को देखते ही रह जाएंगे। तोरणों की नक्काशी अप्रतिम है। इन तोरणों की नक्काशियों के विषय क्या है जो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। जैसे जातकों के दृश्य, बुद्ध के जीवन के दृश्य, बुद्ध धम्म के उत्तरकालीन इतिहास की घटनाएं यहाँ दी गई है। मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य भी यहाँ दिखाई देते हैं। विभिन्न दृश्य तथा सजावट यहाँ देखने को मिलती है। इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी सांची से कला का प्रसार और प्रसार का महत्व किस प्रकार, तो नेक्स्ट पीरियड में इसको विस्तार से देखेंगे। अब हम देखेंगे सांची का जो तीसरा स्तूप है, स्तूप संख्या 3 कितना महत्वपूर्ण है। सांची का यह स्तूप मुख्य स्तूप से उत्तर पूर्व में लगभग 43 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्रारूप बिल्कुल मुख्य स्तूप जैसा ही है, केवल आकार में यह उससे काफी छोटा है। स्तूप संख्या 3 का व्यास है 15 मीटर और ऊपरी भाग को छोड़कर ऊंचाई है 8.23 मीटर। यहाँ केवल एक ही तोरण है और धरातल की वेदिका के 4 स्तंभ ही केवल उपलब्ध होते हैं। स्तंभ पर मध्य में एक गोलाकार चित्र और किनारे पर 2 अर्धगोलाकार चित्र बने हुए दिखाई देते हैं जिनके मध्य 3 फलिकाएं बनी है। यह स्तूप जिस पर केवल एक छत्र है अपनी सीढ़ियां, हर्मिकाएं, वेदिकाएं जिसे वो रेलिंग कहेंगे आदि सहित दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी समय स्तूप संख्या 1 का पुनरुद्धार किया गया। का पता इससे चलता है कि किसी एक व्यक्ति ने दोनों ही स्तूपों की सीढ़ियों की वेदिका के निर्माण के दान में भाग लिया था। उसका नाम अभिलेखों में उत्कीर्ण है। सांची स्तूप संख्या 3 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। साथ ही स्तूप संख्या 1 के पुनरुद्धार का कार्य हुआ था, यह भी
यह स्पष्ट हो जाता है। इस स्तूप का महत्व इसमें है कि यहाँ पर सारिपुत्र और महामोग्गलायन के स्मृति अवशेष स्थित है, जो बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य थे, और यह अवशेष पुरातात्विक शोधकर्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज निकाले थे, जो स्तूप के बीचों बीच रखे गए हैं। स्मृति कक्ष के भीतर हम देखेंगे तो जिसे करीब 1.5 मीटर विशाल पत्थर से ढका गया था। इसमें 2 प्रस्तरों के डिब्बे पाए गए थे, और जिनमें सारिपुत्र और महामोग्गलायन की मंजूषा पर उनके नाम रेखांकित किए हैं। यह मंजूषाएं अब संग्रहालय में रखी हुई है। एक शोधकर्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किए गए उत्खनन का महत्व सिद्ध हो जाता है। बुद्ध के इन 2 प्रधान शिष्यों के स्मृति शेषों का दर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में विश्व से लोग आज भी सांची आते हैं। 1952 में नया विहार बनवाया गया है, जहां महामोग्गलायन और सारिपुत्र की स्मृति शेष और मंजूषाएं रखी गई थी। यह विहार मुख्यतः स्तूप संख्या 3 से संबंधित न होकर सतधारा के स्तूप संख्या 2 से संबंध रखता है, जो सांची के पूर्व में स्थित है। कनिंघम को यही से प्रस्तर मंजूषा मिली है, जो चित्तदार सेल खड़ी से बनी हुई है। जो अंदर का भाग है, इसके अंदर के भाग में इन्हीं मंजूषा में एक सारिपुत्र और दूसरा मोग्गलीपुत्र, जिसे महामोग्गलायन की अस्थियां रखी हुई है, यह स्पष्ट होता है। इस नए विहार में रखे मंजूषा की नक्काशियां और लंबाई चौड़ाई की गणना सतधारा स्तूप, नजदीकी सतधारा स्तूप को हम जाते हैं और देखते हैं तो इसके अवशेषों से की जाती है। स्तूप संख्या 5, जो स्तूप संख्या 3 के दक्षिण भाग में स्थित है, जो आधार स्तंभ पर बुद्ध की ध्यान मुद्रा जो दक्षिण की विरुद्ध दिशा में दिखाई देती है, इसके लिए प्रसिद्ध है तथा अपनी अमिट छाप छोड़ता है। 6ठी शताब्दी के काल में इस स्तूप को गोलाकार स्तंभ के आधार पर बनवाया गया था। स्तूप संख्या 5 का महत्व है, जो बुद्ध की ध्यान मुद्रा के लिए विश्व में काफी प्रसिद्ध है। स्तूप संख्या 12, जहाँ बहुतांश अवशेष गिरे हुए प्राप्त हुए, यहीं पर कुछ अस्थियों का ढांचा भी देखने को मिला, और जिसके उभरने से पहले ही वह स्तूप तोड़ दिया गया था। उसी स्थान पर राजा मैत्रेय के कुछ निशान तथा अवशेष प्राप्त हुए। दूसरी ओर मथुरा के खास पत्थर से तराशी गई बुद्ध की ध्यान मुद्रा, जो प्रतिमा गुप्त वंश के काल में बनाई गई थी तथा जिसकी दिशा स्तूप संख्या 14 के पूर्व दीवार के विरुद्ध पाई गई है। स्तूप संख्या 12, जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, वहां कई औरतों की अस्थियां रखी गई थी। इस प्रकार का वर्णन बौद्ध साहित्य में आता है। गुप्त वंश के काल में बनाई गई बुद्ध की ध्यान मुद्रा की प्रतिमा मिली है, और गुप्त वंश का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। इसके साथ ही हम और भी विहार देखेंगे, तो 46 और 43 विहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णतः दीवार के सामने की जो सीढ़ियां है, जो स्तूप संख्या 1 के पूर्वी तोरण के विरुद्ध दिशा में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र की जो गुफाएं दिखाई देगी, इन गुफाओं के सामने है, वहां से गुजरती है। सीढ़ियों से जाने वाला जो रास्ता है 2 तरफ से होकर गुजरता है, जो उसी विहार से जुड़ा हुआ है, और जहां से पहले के विहार जो दिखाई देंगे वह वही महत्वपूर्ण है, वहीं पर वो निर्माण किए गए थे। सबसे निचला भाग गुप्त वंश के काल को दर्शाता है, जबकि नई इमारतें 11वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से पहले नहीं बनी है, यह स्पष्ट होता है। विहार 47 दोनों विहारों से सबसे बड़ा है, और इसके दक्षिणी दिशा में जो स्तंभ पाए गए हैं, यह स्तंभ समान जो वरांडा होता है, जिसके पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा स्थित है। यह विहार के पूर्व में बारादरी और उत्तर की ओर एक
और वरांडा वहाँ प्राप्त होता है। विहार संख्या 46 आकार में छोटा है और वहाँ पहुँचने का रास्ता विहार संख्या 47 के उत्तर दिशा के वरांडे से ही पश्चिमी भाग के दरवाजे तक जाता है। पार्श्व देवताओं की मूर्तियाँ जो पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में बुद्ध की ध्यान मुद्रा और मंजूश्री को कमल पर बैठे हुए अपने मोर वाहन को दर्शाती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इस तरह विहार संख्या 47, 46 अपने आप में एक दूसरे से आकार में भिन्न है। विहार संख्या 45 का सिंखारा सुंदर खिड़कियों और अमलका जैसे तोरणों से सजाया गया था, किंतु वहाँ किसी प्रकार के मूल अवशेष नहीं प्राप्त हुए। यहाँ जो पुराने अमलका मिले हैं, इसकी खोज ने यह साबित किया कि वे दूसरे पूर्व भारत के रेखा विहारों की तरह ही सम्मानित है। विहार संख्या 45 में तोरणों से सजाई गई सुंदर खिड़कियां बहुत ही अप्रतिम दिखाई देती है। विहार संख्या 45 में तोरणों से सजाई गई सुंदर खिड़कियां आपको देखने को मिलेगी। इसका भी आप में बहुत महत्व है। यहाँ विशाल तथा पुराने अमलका का मिलना और वह सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। इस तरह यहाँ के विहार संख्या 45 की खोज महत्वपूर्ण साबित हुई है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति जो 2 कमल की पत्तियों के ऊपर स्थित है, वह करीब ईस्वी पूर्व 10वीं शताब्दी पूर्व से है, इसका पता चलता है। अंडाकृति की इस मुद्रा को बड़ी सजगता से सजाया गया है। दक्षिणी क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ विहार संख्या 40 प्राप्त होता है। इमारत क्रमांक 44 के सामने ही जो जाने वाला रास्ता है दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाता है। इमारत क्रमांक 43 के पश्चात इस रास्ते पर जो जगह है वो स्मारक संख्या 40 है। यह प्रभावशाली स्मारक 3 अलग अलग काल में मिले अवशेषों को दर्शाता है। यह एक ऊंचे 4 भुजाओं और सपाट पत्थर के ऊपर बनाया गया है, जो का मंडल पूरी तरह जल चुका था। ये सब 2री शताब्दी पूर्व के मध्यकाल से पहले ही, जिसके कारण सिर्फ कुछ लकड़ियां बची हुई थी। एक स्तंभ अर्थात मंडप जिसे कहा गया है, उभारने की योजना की गई थी, जिसके कुछ 50 टूटे हुए खंभे हैं, जो प्रत्येक रेखा में 10 की गिनती से आज भी मौजूद है। इस मंडप के और विस्तार के लिए इस जगह को महत्वपूर्ण माना गया था तथा पुस्ता दीवार की मदद से बाहरी किनारे रेखांकित पाषाणों में ढके हुए दिखाई देते थे। इस सांची में कई स्मृति अवशेष मिले जो अलग अलग काल में बनाए गए स्मारकों में रखे गए थे। वेस्टर्न स्लोप में हम देखेंगे तो विहार संख्या 51 मोनेस्ट्री आती है। विहार संख्या 51 सम्राट अशोक की जो रानी थी देवी विदिशा देवी से जुड़ा हुआ है। इसका एक कारण यह है कि प्राचीन काल में ईंटों के आधार पर स्मारक क्षेत्र और जो वरांडा था होता था, वरांडे बनाए जाते थे। हालांकि स्मारक बनाने के लिए तय की हुई तरकीब जो थी वह प्राचीन काल के विरुद्ध मानी जाती है और साथ ही इसमें ईंटों को मापों की वजह से खतरा उठाना पड़ सकता है, जो मुख्यतः कुछ विशेष योजनाओं के बनवाए थे। यह स्मारक सम्राट अशोक की पत्नी देवी ने अपनी निगरानी में बनवाया था, इसीलिए भी यह स्मारक महत्वपूर्ण है। आधुनिक तरीके की सीढ़ियां पुस्ता दीवार के सामने बनाई गई है, जो स्तूप संख्या 1 के पूर्व तोरण के विरुद्ध दिशा में स्थित दिखाई देते हैं। यही दिशा फिर यहाँ जाने वाले यात्रियों को उस स्मारक की ओर ले जाती है। पत्थर के निचले हिस्से करीब 7 मीटर गुफाओं की सामने वाली जगह से नीचे है। यह सीमित और सुरक्षित ढंग से रखा गया स्मारक उत्तर से दक्षिण 33.22 मीटर तथा पूर्व में पश्चिम की ओर 32.69 मीटर मापा गया है। यहाँ आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ईंटों से
सीढ़ियों का निर्माण होना ही इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ बनाई गई पत्थरी दीवार के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया। स्मारक 51 का यह कक्ष असल में काफी बड़े आकार का बनाया गया था। जिस तरह से दूसरे स्थलों पर उसी तरीके से स्मारक बनाए गए हैं जो पूर्व दिशा की बाहरी दीवार के भीतर स्थित है। इसके पश्चात जब यह दीवार गिर चुकी थी तब वह कक्ष जो देखेंगे हम मेहराब के ईंटों के कारण चौड़ा हो गया था, जिसकी वजह से स्तूप संख्या 2 के लिए अतिरिक्त जगह प्राप्त हो गई थी। उत्खनन के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ियों का प्राप्त होना, जिससे वरांडा बनाए जाना, यह अनुमानित किया गया है। स्मारक की दक्षिण पश्चिम दिशा में एक प्राचीन कुआं भी है जो एक टंकी में बदल चुका था। पूर्वी द्वार के बाहर एक विशाल कटोरा था जो बड़े पत्थर को तोड़ने और खुदाई करने पर बनाया गया था। इसका नया रास्ता इसी जगह से होते हुए स्तूप संख्या 2 की ओर जाता है। स्मारक 51 के पूर्वी द्वार पर मिला विशाल कटोरा काफी महत्वपूर्ण मालूम होता है। आज सांची का अपने आप में बहुत महत्व है। उसने पुनः अपना वैभव पा लिया है। दूर से सांची भ्रमण पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की विशाल भीड़ दिखाई देती है। इन प्रसिद्ध स्मारकों से ही सांची आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा सांची को विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया है। यहाँ उत्खनन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ मिले स्मृति अवशेषों से इतना महत्व विश्व में बढ़ा है कि सांची आज विश्व धरोहर मानी जाती है। इस प्रकार सांची का ऐतिहासिक महत्व सिद्ध होता है। यह स्तूपों के निर्माण कार्य में सम्राट अशोक और उनकी पत्नी विदिशा देवी महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हीं की वजह से आज सांची विश्व का एक अध्ययन केंद्र भी बनी हुई है। हमने आज देखा कि 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतीय बौद्ध केंद्र में सांची का अपना ही एक विशिष्ट स्थान रहे। बुद्ध के जीवन से संबंधित सांची में कोई घटना नहीं हुई। सम्राट अशोक के जीवन से सांची का गहरा संबंध है। सम्राट अशोक विदिशा में उज्जैनी जाते समय वहां रुके थे। वहां एक श्रेष्ठी की जो पुत्री थी देवी नामक, उनका परिचय हुआ, उनका विवाह हुआ और इसके बाद सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका जाने के पहले अरहत महेंद्र सांची में अपनी मां के पास 1 माह तक रुके थे। वर्षों बाद विदिशा देवी के पुत्र उनसे मिलने आए थे और विदिशा देवी ने अपने पुत्र को विदिशा गिरी पर निर्मित सुंदर विहार दिखाया। सम्राट अशोक ने उस पर एक स्तूप बनवाया। इस प्रकार बाद में यह स्थान सांची कहा जाने लगा। सांची में बुद्ध की अस्थियों को सम्राट अशोक ने उन पर स्तूप का निर्माण कराया। सांची का स्तूप पहाड़ी के मध्य भाग में स्थित है। पहला स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे स्तूप संख्या 1 जिसे महास्तूप के नाम से जाना जाता है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी रही और इसीलिए आज हम देखते हैं तो स्तूप संख्या 1 बहुत ही अच्छी अवस्था में दिखाई देता है। सारा प्रदेश पहाड़ियों से भरा हुआ होने के कारण अन्य स्तूपों से सांची के स्तूपों का अच्छी स्थिति में रहना यहाँ की पहाड़ियों से मिली सुरक्षा ही मानी जाती है। 11वीं शताब्दी तक सांची भारत के मध्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र रहा है। उसके बाद लगभग 700 वर्षों तक यह स्थान विस्मृति में ही गया था। इस प्रकार 14वीं शताब्दी के बाद से सन 1818 में जनरल टॉयलर द्वारा इस स्थल को खोजे जाने तक का सांची का इतिहास पूरी तरह से अंधकार में ही रहा है। इसके बाद सन 1851 में मेजर कोल द्वारा इसकी मरम्मत तथा पुनरुद्धार का कार्य यहाँ हुआ। उन्होंने स्तूप संख्या 1 के दरार को भरा। यहाँ गिरे हुए दक्षिण तोरण व वेदिका को ठीक करने में उसका योगदान रहा। यह भी देखा कि सांची में मुख्य स्तूप के अतिरिक्त 50 अन्य स्तूप, स्तंभ व विहार प्राप्त हुए हैं। सांची का मुख्य आकर्षण क्या है? सांची का मुख्य आकर्षण है मुख्य स्तूप, जिसे महास्तूप कहा जाता है। यह स्तूप आज भी अपने अंडाकार रूप में सही सलामत दिखाई देता है। भारतीय स्तूप निर्माण कला का यह एक अद्भुत उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे अच्छा कोई स्तूप आज तक नहीं मिला है। स्तूप का मुख्य आकर्षण इसके जो
नक्काशीदार तोरण है ना, बहुत ही अच्छी दिखाई देते हैं और जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से सातवाहनों के शासनकाल में बनाए गए थे। सांची के स्तूप संख्या 3 के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सारिपुत्त और महामोगलायन जो बुद्ध के 2 प्रमुख मुख्य अनुयायी थे, उनके स्मृति अवशेष मंजूषाओं में रखे गए हैं। ये अवशेष सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज निकाले थे, जो स्तूप के बीचों बीच रखे गए थे। यह मंजूषाएं अब यहाँ के स्थानीय संग्रहालय में रखी गई है। जनरल कनिंघम की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण रही। उनकी खोज की उपलब्धि एक धरोहर थी।